Hello friends, this is Mohit Kumar. Today we will continue the remaining part of the chapter. So let's start with the topic examine the reason for migration for male and female in India. तो यहाँ पर जो कारण है मेल और फीमेल का जो माइग्रेट करने का उसके बारे में बात करेंगे. इट कैन बी सीन दैट रीज़न फॉर माइग्रेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट. दोनों का जो रीज़न है माइग्रेट करने का मेल और फीमेल का वो डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट हैव रिमेन्ड द मेन कॉज फॉर मेल माइग्रेशन. हमको पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि मेल माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण है वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, और जो कि है 38%. लेकिन केवल 3% जो फीमेल्स हैं वो इस रीज़न से माइग्रेट करती हैं कि वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट का जो कारण है फीमेल का वो 3% ही महिलाएं हैं जो वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के कारण जो है माइग्रेट करती हैं. कॉन्ट्रेरी टू दिस अबाउट 65% ऑफ फीमेल मूव आउट फ्रॉम देयर पेरेंटल हाउस फॉलोइंग देयर मैरिज. और अगर हम बात करें इससे अलग महिलाओं के बारे में, तो वो 65% जो फीमेल्स हैं वो हमारी मैरिज पर्पसेस से जो है अपना जो पेरेंटल हाउस जो है वो छोड़ती हैं और अपने हस्बैंड के घर जाती हैं. ठीक है. आगे देखिए, मैरिज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इन द रूरल एरिया ऑफ इंडिया फॉर फीमेल्स एक्सेप्ट इन मेघालय वेयर रिवर्स इज़ द केस. अब मैरिज की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा फीमेल का जो माइग्रेशन का कारण है वो आपने देख लिया, 65% क्या है, मैरिज है. ये तो आपको है ही. लेकिन इसमें एक अच्छा जो पॉइंट है वो ये है कि ऐसी एक जगह है मेघालय जहाँ पर ये केस उल्टा है. यानी कि जो फीमेल जो मैरिज पर्पसेस से जो माइग्रेट करती हैं वहाँ पर इसका उल्टा होता है, वहाँ पर मेल माइग्रेट करता है. जनरली क्या है, मेघालय में 3 ट्राइब्स हैं, गारो, खासी और जैंतियाँ. यही एक हिल्स भी हैं तीनों. इन्हीं हिल्स के इन ट्राइब के नाम पर इनका हिल्स का नाम रखा गया है. तो वहाँ पर क्या है, जो गारो और खासी ट्राइब्स हैं वहाँ पर जो मेनली क्या होता है, ये फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ हैं. यहाँ पे मतलब जो अगर बच्चा पैदा होता है अगर वो फीमेल हो तो बहुत खुशी मनाई जाती है, और अगर मेल हो तो उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया जाता है बस. लेकिन फीमेल हो तो बहुत खुशी मनाई जाती है, और जितना जो छोटी बच्ची होती है उसी के नाम पे सारी प्रॉपर्टी की जाती है. और जो फीमेल होती है वो हर तरह से फ्री होती है यहाँ पे. और शादी के बाद जो होता है कि उसका हस्बैंड उसके घर आता है, तो एक अपोजिट है, इसलिए इसको रिवर्स केस कह रखा है. भारत में एक जगह ही है ऐसी जहाँ पर ये केस रिवर्स है, जहाँ पर जो है फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी है. जनरली भारत में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रहती है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर फीमेल डोमिनेट करती हैं. ठीक है ना. तो वहाँ की मतलब फ़ीमेल बहुत अच्छे से वेल क्वालिफाइड होती हैं और अच्छे तरह से मतलब वर्क कर जाती हैं, सारी प्रॉपर्टी उनके नाम पे होती है, बाहर जाती हैं, तो हर चीज़ होती है. तो मतलब अपोजिट है किस्म से, आप ये कह सकते हो, यहाँ पे आप इतना समझ सकते हो. अब बात करते हैं, इन कंपैरिजन टू दिस मैरिज माइग्रेशन द मेल इज़ द ओनली 2% इन द कंट्री. और अगर हम बात करें मैरिज पर्पज से तो 2% मेल ही जो हैं अपनी शादी के कारण जो है माइग्रेट करते हैं, बाकी तो फीमेल ही माइग्रेट करती है. आगे देखते हैं, सेकंड मेजर रीज़न फॉर माइग्रेशन फॉर बोथ मेल एंड फीमेल इज़ मूव्ड विद हाउस होल्ड्स. तो जो दूसरा सबसे बड़ा मेजर रीज़न है माइग्रेशन का, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो है मूव्ड विद हाउस होल्ड. जब वो अपना घर जो है वो अपना शिफ्ट कर लेते हैं किस्म से, कहीं और जाकर रहने लगते हैं, तो मेल और फीमेल लगभग दोनों साथ में ही जाते हैं. तो दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है. अगर हम अलग अलग मेल और फीमेल का देखेंगे तो मेल का कारण वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट है, फीमेल का कारण मैरिज है. लेकिन अगर दोनों का दूसरा सबसे बड़ा कारण देखेंगे तो वो क्या है, मूव्ड विद हाउस होल्ड्स. आगे देखिए, बिजनेस, एजुकेशन, मूव आफ्टर बर्थ एटसेट्रा आर द अदर रीज़न फॉर मेल एंड फीमेल माइग्रेशन. तो बिजनेस हो सकता है, एजुकेशन हो सकती है, इसके अलावा अपने जन्म के बाद माँ बाप जैसे ट्रांसफ़र हो जाता है कहीं पे माँ बाप का, तो बच्चे भी साथ में चले जाते हैं. तो वो सारे अदर रीज़न्स हैं माइग्रेशन के, मेल और फीमेल का. तो ये था आपका जो एग्ज़ामिन किया है हमने रीज़न के बेस पर मेल और फीमेल का माइग्रेशन. तो इसमें देखो ये डायग्राम आता है जनरली,
ये डायग्राम में जो है एक तो मेल है जो लेफ़्ट साइड में है, जो रीज़न दिखाया गया मेल माइग्रेशन का, दूसरी तरफ जो है फीमेल का रीज़न दिखाया गया। तो आप इसमें आप देखोगे बारीकी से तो 38% देखो यहाँ पर दिखाया गया जो वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट है, मेल उसकी वजह से माइग्रेशन कर रहे हैं। और सेकंड रीज़न जो है हमारा 25% के साथ जो है वो क्या है, मूव्ड विद हाउस होल्ड। अब दूसरी तरफ अगर आप फीमेल का देखोगे तो यहाँ पे 65% अकेला मैरिज के कारण है और दूसरा रीज़न 19% जो है वो मूव्ड विद हाउस होल्ड। तो आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है इसी में से कि इस डायग्राम को देख के बताइए कि फीमेल के माइग्रेशन का ओरिजिनल कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है, मेल के माइग्रेशन का कारण क्या है, ये पूछ सकता है आपसे इसमें ये भी पूछ सकता है कि मेल और फीमेल का दूसरा सबसे बड़ा माइग्रेशन का कारण क्या है, अदर रीज़न क्या है, मैंने सारा उसमें ऊपर लिख दिया है। तो जिस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो इसी में से ही पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। जितना मैंने लिखा है उसी में से कुछ क्वेश्चन बनकर आ जाएगा। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी आगे देखते हैं, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। देखो माइग्रेशन के अब हमने सब कुछ देख लिया कि कारण क्या होता है ना, टाइप क्या होते हैं, सब देख लिया। अब आती है बात कॉन्सिक्वेंसेस की, यानी कि उसके परिणाम क्या होते हैं माइग्रेशन के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और इसमें से जनरली क्वेश्चन आता है, किसी भी एक टाइप का कॉन्सिक्वेंसेस पूछ लिया जाता है आपसे एग्ज़ाम में। तो इसके बारे में अगर बात करें तो माइग्रेशन आपको पहले ही बता दिया है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन करता है एरियाज़ का, और इसमें जो होता है लोग जो है अपना हाई लो सेफ्टी से, लो अपॉर्चुनिटी से हाई अपॉर्चुनिटी, हाई सेफ्टी की तरफ जाते हैं। और इसके अलावा जो है अब ये आपको ध्यान रखना है कि माइग्रेशन से केवल सारे जगह बेनिफिट नहीं होते हैं, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं। तो अगर हम जो भी अब कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे उसमें हम उसके प्रॉफिट भी बताएंगे और उसके प्रॉब्लम्स भी बताएंगे। तो अब इन्हीं फैक्टर को हम देखते हैं, इन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं। पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की। तो एक मेजर बेनिफिट फॉर द सोर्स रीजन इज़ द रेमिटेंस सेंट बाय माइग्रेंट्स। रेमिटेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स आर वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। In 2002, India received US $11 billion as remittance from international migrants। देखो अब बात आ रही है कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव की। देखो हमारे भारत में जो है सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है। रेमिटेंस का मतलब क्या है कि जैसे हमारे देश के लोग जो माइग्रेट करके यूएस से गए हैं और यूके गए हैं या फिर न्यूजीलैंड, जर्मनी, बहुत अलग अलग इलाकों में गए हैं, तो वो लोग वहाँ पर बहुत अच्छे अमाउंट, बड़ा अमाउंट कमाते हैं वहाँ पर वो, और उनकी फैमिलीज़ जो है वो यहीं पर हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने फैमिलीज़ को अपने पैसे जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पर। तो वही जो पैसा जो हमारे इंडिया में आता है वो क्या होता है, रेमिटेंस होता है। वो चाहे फैमिलीज़ को करते हैं या किसी भी वे से वो भारत में अगर वो पैसा भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारे लिए रेमिटेंस होता है। इसको हिंदी में हुंडी बोलते हैं, आप अगर बुक में पढ़ोगे तो रेमिटेंस के वजह से भारत को जो है 2002 में $11 बिलियन जो है US डॉलर, वो रेमिटेंस आया था भारत का, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और भारत की पॉपुलेशन, भारत में ही सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है वर्ल्ड में अभी भी अगर हम बात करें तो ये एक इकोनॉमिक रूप से भारत के लिए बहुत सही है। एक आगे इसको हम देखेंगे, इसका नुकसान भी है कुछ ना कुछ, वो आपको लास्ट जो है अदर रीजंस में बात करूँगा। और इसके अलावा देखो अगर हम बात करें भारत के अंदर की, तो पंजाब, केरल, तमिलनाडु रिसीव्स वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट फ्रॉम देयर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। अब जो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, ये जो कंट्रीज़ हैं हमारे, जो ये स्टेट्स हैं हमारी, जो पंजाब है, केरला है, तमिलनाडु है, यहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं बाहर गए हुए हैं और वो लोग यहाँ पर खूब पैसा भेजते हैं। तो अब इसीलिए इन तीनों स्टेट में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है भारत में। अब बात करते हैं द अमाउंट ऑफ रेमिटेंस सेंट बाय इंटरनल माइग्रेंट्स। अब बात करते हैं इंटरनल माइग्रेंट्स की, इज़ वेरी मीगर एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। तो अगर हम बात करें इंटरनल जो रेमिटेंस आता है माइग्रेंट्स के द्वारा, वो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स के कंपैरिजन में बहुत कम आता है। तो इंटरनेशनल देखो आप, वो तो डॉलर्स में आता है, तो आप वो सीधा सा ही समझ सकते हैं कि वो बहुत कुछ भी नहीं है, मतलब 10% भी नहीं होगा किस्म से जो इंटरनल माइग्रेंट्स जो हैं आपस में जो ट्रांसफ़र करते हैं। बट इट प्लेज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल, लेकिन ये बहुत अच्छा रोल निभाता है। अगर आप देखो तो जैसे हमारा जो यूपी बिहार का इलाका है, वहाँ से बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है पंजाब, हरियाणा और जो वेस्टर्न यूपी है उसके अंदर वो आते हैं और बहुत सारा पैसा वहाँ कमा कर अपने घर पर भेजते हैं। अब वो भले इंटरनेशनली अगर हम देखें तो बहुत कम है, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल निभाता है उनकी लाइफ में। उनके हर काम में वो पैसा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर उनको इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है जितना उनको हरियाणा, पंजाब जैसी डेवलप स्टेट है वहाँ उनको बहुत काम मिलता है। सॉरी।
आगे बात करते हैं in the growth of economy of the source area. Remittance are mainly used for food, repayment of debts, treatment, marriage, children's education, agriculture input, construction of houses etc. देखो वहाँ पर जो लोग अपने घरों में पैसा भेजते हैं तो वो उनके फूड के लिए, उनके जो डेप्ट होते हैं, उधार होती है, उनको वो चुकाने के लिए उसका यूज़ करते हैं, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना होता है, इसके अलावा घर में जो शादी करानी होती है बेटियों की, और चिल्ड्रंस एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई हो गई, एग्रीकल्चर इनपुट, जो भी एग्रीकल्चर जो उनकी जो भी वहाँ पर लैंड होती है उसके लिए भी बहुत कुछ ख़रीदना होता है, मैन्योर वगैरह और टेक्नोलॉजी जितनी भी है उसके लिए भी वो पैसा वहाँ से उसका यूज़ करते हैं, उनको घर बनाना होता है। तो ये सारे जो मेन बेसिक्स काम हैं वो अपनी रेमिटेंस के बेस पर ही जो यूपी और यूपी में भी खासकर जो ईस्टर्न यूपी है वो और जो बिहार के इलाके हैं वहाँ पर ये लोग, उनके लिए बहुत ज़रूरी है रेमिटेंस जो होता है, जो कि हमारे पंजाब और हरियाणा जैसी डेवलप स्टेटों से जाता है। फॉर थाउजेंड ऑफ द पुअर विलेजेस ऑफ बिहार, यूपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एट्सेट्रा, रेमिटेंस वर्क एज लाइफ ब्लड फॉर देयर इकोनॉमी। मतलब वहाँ की उस स्टेट की इकोनॉमी के लिए भी एक किस्म से ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। एकदम जैसे किसी शरीर में खून की जैसे वैल्यू होती है उसी तरह से ये भी वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत वैल्यू रखता है अपनी उनकी देश की इकोनॉमी के लिए। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा टू द रूरल एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी अकाउंटेड फॉर द सक्सेस ऑफ देयर ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटजी फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब देखो ये जो जितनी भी स्टेट हैं जहाँ पर यूपी, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा, यहाँ से बहुत बड़ा जो लोग हैं वो जाते हैं कहाँ पर, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में, क्योंकि देखो वहाँ पर जो है जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो इन स्टेट्स में पंजाब, हरियाणा में आया था, तो यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ था, जो सीधा सीधा इसको शो करता है। और इससे जो है मतलब दूसरी स्टेट्स को भी बहुत कुछ मिलता है, तो एक किस्म से पूरा एक सक्सेस दिखाता है ग्रीन रेवोल्यूशन की ये आपको, जो माइग्रेंट्स जो जाते हैं वहाँ पर पंजाब, हरियाणा में। आगे बात कर लेते हैं। बिसाइड्स दिस अनरेगुलेटेड माइग्रेशन टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया हैज़ कॉज्ड ओवर क्राउडिंग। अब देखो ये तो कहीं ना कहीं बात हो गई कि क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है माइग्रेशन के कारण, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आती है। अब देखो जहाँ पर कुछ सिटीज़ हैं पहले से ही इनके पास रिसोर्सेज के ऊपर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अब और माइग्रेशन वहाँ पर होता जाता है तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कम होती जाती है, क्राउड बढ़ता जाएगा, पोल्यूशन बढ़ता जाएगा, तो इस वजह से वहाँ की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा दबाव पड़ता है, क्योंकि वो ओवर क्राउडेड हो जाते हैं, वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर बहुत दबाव पड़ता है। अब देखो आगे, डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स इन एन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टेट सच एज महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली इज़ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनरेगुलेटेड माइग्रेशन विद इन द कंट्री। देखो जो अनरेगुलेटेड माइग्रेशन होता है यानी कि जो नियमित नहीं होता है, यानी कि अनरेगुलेटेड है कि भाई जब बहुत बड़ी संख्या में लोग जाए जा रहे हैं सिटीज़ की तरफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, और उससे भी वहाँ पर इम्बैलेंसेस हो गए हैं, उससे वहाँ पर बहुत सारी झोपड़ियाँ बन गई हैं, स्लम्स बन गई हैं, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ के रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा मतलब अपना प्रभाव पड़ता है वहाँ पर उस चीज़ का, और ख़त्म होते हैं रिसोर्सेज बहुत जल्दी, तो ये भी कहीं ना कहीं वहाँ की इकोनॉमी को कम करते हैं। तो इसका आपने देखा कि कुछ बेनिफिट भी है जो रेमिटेंस के फॉर्म में है, और कुछ जो है इकोनॉमिक जो हमारा जो लॉस भी होता है वो आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जब पहुँच जाती है, ओवर क्राउड हो जाता है, तो वहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं होती है, तो वो कहीं ना कहीं स्लम्स का एरिया बन जाता है, तो ये वहाँ की इकोनॉमी को कमज़ोर करता है। तो ये था आपका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट है हमारी डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक वर्ड जो है वो क्या है, पॉपुलेशन से संबंधित है, मतलब जो भी पॉपुलेशन की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो डेमोग्राफी में आती हैं। तो डेमोग्राफी का मतलब ही आप समझ लीजिए कि पॉपुलेशन से संबंधित है, जैसे सेक्स रेशो, एज, इन सब चीज़ों से संबंधित है, जैसे है ना डिस्ट्रीब्यूशन से, पॉपुलेशन ग्रोथ से, सब डेमोग्राफी के अंदर आता है।
तो माइग्रेशन लीड्स टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन विद इन अ कंट्री। तो जो माइग्रेशन होता है उससे क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है कंट्री के अंदर पॉपुलेशन का, कि पुनर्वितरण होता रहता है, कहीं से गए कहीं पहुंच गए, तो एक किस्म से वो बैलेंसिंग होती रहती है। रूरल अर्बन माइग्रेशन इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सिटी। जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है वो कहीं ना कहीं जो अर्बन ग्रोथ जो हो रही है वहाँ पर, उसमें बहुत बड़ा योगदान करती है, क्योंकि आपको पता है, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा भी है कि भारत की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 31.16% है और वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जो हमने पिछले डिस्कस कर चुके हैं। तो उसको ये स्ट्रेंथन करने में उसको बड़ा कंट्रीब्यूट करती है अपनी जो माइग्रेशन जो है। इसके बाद है एज एंड स्किल्स सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरिया हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द रूरल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। अब देखो जो एज और सेक्स सेलेक्टिव जो माइग्रेशन होता है, अब देखो आप जितना भी माइग्रेट करेंगे वो लगभग वर्किंग एज ग्रुप ही करेगा, जो भी वर्क एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है यानी कि वो वर्किंग एज ग्रुप में से ही होंगे। और इसके अलावा जो माइग्रेट कर रहे हैं गाँव से शहर की ओर, वो कौन होंगी, वो मेल होंगे। तो इस वजह से एज और सेक्स अगर जो सिलेक्टिव जो माइग्रेशन हो रहा है उसकी वजह से रूरल एरिया पे बहुत इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। उससे वहाँ पर देखो अब क्या होगा, वहाँ पर अगर वहाँ पर अगर सारे की सारी स्किलफुल लेबर निकल जाएगी तो वहाँ पर इकोनॉमी वहाँ की ख़त्म, मतलब डाउन हो जाएगी। इसके अलावा वहाँ पर से केवल फीमेल बच जाएंगी, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान करता है, डेमोग्राफी को बिगाड़ देता है। वहाँ का भले सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा लेकिन ये मेल वहाँ पर बिल्कुल कम हो जाएंगे, वर्किंग एज बहुत कम हो जाएगी। तो ये है। आगे देखिए, हाउएवर हाई आउट माइग्रेशन फ्रॉम उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ईस्टर्न महाराष्ट्र हैव ब्रॉट सीरियस इम्बैलेंस इन एज एंड सेक्स कंपोजिशन इन दिस स्टेट्स। अब देखो इससे क्या है कि ये जो स्टेट्स हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ईस्टर्न महाराष्ट्र है, इन स्टेट्स में ये वही स्टेट्स हैं जो अंडर डेवलप स्टेट्स हैं, और ये लोग यहाँ से जो इतने भी मेल पॉपुलेशन है ये वर्क एम्प्लॉयमेंट के लिए सिटीज़ की तरफ जाती है। और यहाँ पर इसका बहुत मतलब ज़्यादा जो एक एग्जांपल है एडवर्स इफेक्ट का, वो यही है कि यहाँ पर फीमेल पॉपुलेशन बढ़ गई है, वर्किंग एज ग्रुप की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। तो इन एरियाज़ की जो मतलब इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है, इकोनॉमी भी हो जाती है। साथ में अगर हम बात करें डेमोग्राफिक थी, एज में भी और सेक्स में भी बहुत इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन बचेगी नहीं, बचेंगे क्या, चिल्ड्रंस बचेंगे और उस वर्किंग एज की फीमेल्स बचेंगी, और जो है जो हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं वो बचेंगे। तो एक किस्म से इम्बैलेंस हो जाएगा एज एंड सेक्स के अंदर। आगे बात करते हैं, सिमिलर इम्बैलेंस और ऑल्सो ब्रॉट इन द रेसिपेंट स्टेट। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि केवल जिस सोर्स रीजन से लोग जा रहे हैं वहीं पर ही इम्बैलेंस होगा, जिस जगह जा रहे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन जो जहाँ पर इमिग्रेंट्स हो रहा है, यहाँ पर जहाँ पर रिसीव हो रहा है ये माइग्रेशन, वहाँ पर भी इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। अब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर देखो पहले वहाँ पर बैलेंस था लेकिन वहाँ पे बहुत सारी मेल पॉपुलेशन आ जाएगी, तो सारे ही मेल हो जाएंगे, तो यानी कि सेक्स रेशो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वहाँ पर जो है बाकी जो एज ग्रुप्स हैं वो कम हो जाएंगे, फीमेल्स कम मतलब कम रह जाएंगी, एक किस्म से जो रेशो है फीमेल्स का वो घट जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बच्चों की पॉपुलेशन भी मतलब एक किस्म से कम हो जाएगी, जो प्रोपोर्शन है वो कम हो जाएगा, मेल प्रोपोर्शन जो वर्किंग एज ग्रुप का वो ज़्यादा हो जाएगा। तो वो भी कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को बिगाड़ता है। तो यहाँ पर आप बात सिर्फ डेमोग्राफिक से बात हम करें तो एज सेक्स का सोर्स रीजन और डेस्टिनेशन रीजन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, वो आपने देखे हैं यहाँ पे डेटा, आपको समझ में आ गया होगा। वट इज़ द कॉज ऑफ इम्बैलेंस इन रेशो इन द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन ऑफ द माइग्रेंट। मैंने बताया आपको कि क्या क्या कारण है, आपने समझ लिया है कि मेन कारण क्या है, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट है, जिससे मेल जो है माइग्रेट करके आते हैं, वहाँ पर फीमेल बच जाती हैं, और यहाँ पर भी मेल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इससे यहाँ पर भी इम्बैलेंस हो जाता है, वहाँ पर भी इम्बैलेंस हो जाता है। और इसके अलावा जो है कुछ वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आ जाते हैं, हाउस होल्ड जो मूव्ड विद हाउस होल्ड है ना, अपना घर बार यहीं पर बसा लेते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इसका बड़ा कारण है। तो ये सारे इसके रीज़न रहेंगे जो इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। और इम्बैलेंस क्या होगा वो आपने देख लिया कि वहाँ पर जो है वर्किंग एज ग्रुप जो है जहाँ से सोर्स रीजन है वहाँ पे कम हो जाएगा, इकोनॉमी वहाँ की कम हो जाएगी, फीमेल ही फीमेल बच जाएंगी, बच्चे बच जाएंगे, और यहाँ पर क्या है वर्किंग पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी चाइल्ड और फीमेल का जो प्रोपोर्शन जो रेशियो है वो कम हो जाएगा। तो ये है आपका दूसरा कॉन्सिक्वेंस। तीसरे की बात करते हैं हम, सोशल कॉन्सिक्वेंस। माइग्रेंट्स एक्ट एज एजेंट ऑफ सोशल चेंज। देखो माइग्रेंट्स जो होते हैं वो एजेंट होते हैं, किस्म से वो सोशल चेंज के एजेंट होते हैं कि भाई देखो सोशल चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हमने दोनों के बारे में बात करनी है। द न्यू आइडिया रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजी, फीमेल
एक सेकेंड, फैमिली प्लानिंग, गर्ल एजुकेशन एटसेट्रा गेट डिफ्यूज फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज थ्रो देम। अब देखो सोशल चेंज कैसे होता है। अब जैसे कुछ लोग देखो, आप कभी आप एक इस चीज़ को थोड़ा सा आप एज्यूम करो कि कभी ना कभी कोई लोग जो होंगे वो शहर गए होंगे और वहाँ जाके उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी सीखी होगी, उनका जो सोचने का जो तरीका है वो ब्रॉड माइंडेड हुए होंगे। तो इस तरह से फिर वो दोबारा गांव में उन्होंने देखा हुआ कि वहाँ तो महिलाएं भी पढ़ रही हैं, वहाँ पे तो इतनी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, हमारे गांव में तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो वही लोग जब रूरल एरियाज़ में आते होंगे तो वही टेक्नोलॉजी, वही सोच वो वहाँ पर लेके आते हैं। तो इस तरह से वहाँ रूरल एरियाज़ में भी वो इम्प्लीमेंट करते हैं उन चीज़ों को, कहीं ना कहीं उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सिखाते हैं, लोगों को ब्रॉड माइंड करते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि वहाँ पर तो ऐसा होता है। तो इससे क्या होता है कि एक किस्म से एक नई विचारधारा, एक ब्रॉड माइंड होता है। गांव के लोग थोड़ा सा सुपरस्टिशन में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पर कम होना शुरू हो जाती हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा सोशल चेंज का यही इफेक्ट पड़ता है। आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। द न्यू आइडिया रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजी, फैमिली प्लानिंग। देखो अब गाँव में लोग पहले तो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे, लेकिन अब जो शहर में जो है फैमिली प्लानिंग चलती है, तो वो कुछ ना कुछ वो लोग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो चीज़ें सीख कर आते हैं और फिर वो इसी तरह से डिफ्यूज़ करते हैं, प्रसार करते हैं उन्हीं चीज़ों का गाँव के अंदर। ठीक है ना। आगे देखिए, माइग्रेशन लीड्स टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर्स। माइग्रेशन के कारण क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होती है, यानी कि बहुत सी कल्चर्स, बहुत से अलग अलग जो डाइवर्स कल्चर्स के लोग हैं वो आपस में मिक्स होते हैं, आपस में विचार आदान प्रदान होता है किस्म से विचारों का। It has positive contributions such as evolution of composite culture and breaking through the narrow consideration and widen up the mental horizon of the people at large। अब इससे क्या होता है कि देखो इसका बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, अभी पॉजिटिव की बात कर रहे हैं हम सारी, तो इससे बहुत ज़्यादा एक मतलब एक कंपोजिट कल्चर का विकास होता है, एक मिला जुला कल्चर हमारे भारत में आपको देखने को मिलता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो इंडिया ही है इस चीज़ का। तो इससे क्या होता है कि जो नैरो सोच होती है, जो नैरो थिंकिंग होती है, नैरो माइंडेड जो लोग होते हैं, किसी नैरो सोच रखते हैं, वो उनकी भी सोच जो है ब्रॉड होती जाती है फिर बाद में, है ना। और इसके अलावा जो है जो उनका मेंटल हॉरिजन है, जो सोचने का तरीका है वो भी बड़ा होता है। कभी वो भी लोग ऐसा सोचते होंगे कि भाई फीमेल थोड़ा पढ़ती होती है, फीमेल तो घर पे ही काम करती होती हैं। तो लेकिन जब वो शहर जाते हैं वो फीमेल को काम करता हुआ देखते हैं, शहरों में वो अच्छे से अपना जॉब कर रही हैं, बहुत अच्छा अपने इकोनॉमी में उनका अपना सपोर्ट कर रही है अपने हस्बैंड का। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी इसी चीज़ को, कहीं कुछ लोग उनमें से भी वो लोग प्रभावित होते हैं इन चीज़ों से और वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में। तो धीरे धीरे ये पॉजिटिव चेंज माइग्रेशन के थ्रू आता है, सोशल चेंज है ये। अब आगे देखिए, बट इट ऑल्सो हैज़ सीरियस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। अब इसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी है। देखो अब इस वो क्या है, सच एज एनोनिमिटी विच क्रिएट्स सोशल वैक्यूम एंड सेंस ऑफ डिजेक्शन अमंग इंडिविजुअल्स। देखो अब क्या होता है कि कुछ लोग माइग्रेट करके जाते हैं और कुछ लोग वहाँ पर जो है जिस सोच से जाते हैं वो उनको वहाँ नहीं मिलती है। जैसे कई लोगों को माइग्रेशन का जो पर्पज़ होता है वो वर्क एम्प्लॉयमेंट होता है, वो लोगों को नहीं मिलता है, तो वो वहाँ पर मतलब अकेले हो जाते हैं किस्म से, है ना। उनमें अकेलापन सा आ जाता है और उनका जो है फिर वो बहुत ज़्यादा उनको डिजेक्शन मिलता है ना। मतलब एक किस्म से ठुकराए जाते हैं वो कई जगह से उनको। तो उनके अंदर एक बहुत मतलब जो है वो कहीं ना कहीं एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करने की सोचते हैं, फिर कुछ गलत ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं नुकसान करती है माइग्रेशन की वजह से, जो सोशल इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब इससे क्या होता है, कंटिन्यू फीलिंग ऑफ डिजेक्शन। इसी तरह से अगर वो डिजेक्शन फील करते हैं, मतलब उनको दुत्कारा जाता है हर जगह पर ही, तो मे मोटिवेट पीपल टू फॉल इन द ट्रैप ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़। तो वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में फंस जाते हैं। पीपल टू फॉल इन एंटी सोशल एक्टिविटीज़ लाइक क्राइम एंड ड्रग अब्यूज़। तो इस तरह से वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं और जो उन चीज़ों में फंस जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं माइग्रेशन का जो नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेस है जो हमारे सामने आता है, वो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हमने देख लिया। अब बात करते हैं एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेस की। Overcrowding of people due to rural-urban migration has put pressure on the existing social and physical infrastructure in the urban areas. These ultimately leads to unplanned growth of urban settlements and formation of slums, shanty colonies. देखो अब ये जो overcrowding हो रही है किस्म से जो cities के अंदर, है ना, उससे जो है environment के ऊपर बहुत ज़्यादा pressure पड़ रहा है। Resources बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। छोटी छोटी जगह के एक कमरे के अंदर अगर हम बात करें स्लम्स की, कि कमरे में 10-10 लोग, 12-12 लोग रह रहे हैं। तो
ये चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली क्या करती हैं, एक अनप्लैन्ड ग्रोथ हो जाती है ना, और उससे जो है फिर अनप्लैन्ड ग्रोथ होगी तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, कहीं ना कहीं बाहरी इलाकों में बसना शुरू हो जाएंगे, फिर वो स्लम्स बन जाएंगी, बड़ी बड़ी स्लम्स बन जाएंगी। जैसे आज मुंबई में धारावी है, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी है, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। आगे देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, अब इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा नेचुरल एक्सप्लॉयटेशन होगा रिसोर्सेज का। आर फेसिंग द एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, अब जितने ज़्यादा लोग आते जाएंगे उससे ज़्यादा, अब भाई देखो कैपेसिटी तो उतनी है, ग्राउंड वाटर तो उतना ही है, तो वो निकलता जाएगा तो ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा तो लैंड ख़राब हो जाएगी, तो इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस आगे बढ़ते जाएंगे। एयर पोल्यूशन हो जाएगा, है ना, डिस्पोजल ऑफ सीवेज डिस्पोजल नहीं हो पाएगा क्योंकि इतनी पॉपुलेशन का सीवेज कैसे मेंटेन होगा, और मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इतना सब कुछ होने के कारण जो है फिर एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अब आप सोच रहे होगे सर इसमें तो सारे ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, आगे कुछ पॉजिटिव नहीं आया क्या? देखो एनवायरनमेंट के ऊपर पॉजिटिव आप ये सोच सकते हो कि हाँ, अगर मान लीजिए जहाँ पर ओवर क्राउडेड है, अगर वहाँ से काउंटर माइग्रेशन हो जाता है तो वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ला सकता है कि हाँ भाई, कुछ नेगेटिव जितना हो रहा था वो उतना नेगेटिव नहीं होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो एनवायरनमेंट के ऊपर इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं। और काउंटर माइग्रेशन से पॉपुलेशन जो है क्राउडेड रीजन, जैसे दिल्ली एनसीआर का जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ से दिल्ली के आसपास के इलाकों को डेवलप करके वहाँ पर पॉपुलेशन को डिफ्यूज़ कर दिया जाए, किस्म से वहाँ पर जो है भेज दिया जाए, सभी पॉपुलेशन को स्प्रेड कर दिया जाए, तो इससे क्या होगा, एक जो दिल्ली है उसके ऊपर बोझ कम पड़ेगा। तो ये मेन मुद्दा है। आगे बात करते हैं अदर कॉन्सिक्वेंसेस के। देखो ये हमने 3 मेजर कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लिए यहाँ पर, जिनमें से पहला इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस था, दूसरा डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस, तीसरा था एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। अब बात करते हैं अदर, कुछ अदर कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। बाकी ये तीनों इंपॉर्टेंट है जो ऊपर वाले हैं, अब इसको भी देख लेते हैं। माइग्रेशन इवन एक्सक्लूडिंग द मैरिज माइग्रेशन अफेक्ट द स्टेटस ऑफ वीमेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखो माइग्रेशन से वीमेन के स्टेटस पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखो माइग्रेट मेजर क्या होता है, अर्बन रूरल एरियाज़ में मेल माइग्रेट कर जाते हैं, फीमेल वहाँ पर अकेली रह जाती हैं, तो वो भी उनके ऊपर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है क्योंकि उनको फिजिकल मेंटल प्रेशर हो जाता है ना। और अगर फीमेल करती है माइग्रेशन, किसी भी वजह से करती हैं चाहे, तो वो भी एक किस्म से वल्नरेबल हो जाती है, क्योंकि अगर शहरों में माइग्रेट करे तो वहाँ पे भी उनके ऊपर खतरा बहुत बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा आजकल नहीं है ऐसी चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं माइग्रेशन का फीमेल पे एक इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब इनवर्स इफेक्ट है, किस्म से नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इन द रूरल एरियाज मेल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन लिविंग देयर वाइफ्स बिहाइंड पुट एक्स्ट्रा फिजिकल एज वेल एज मेंटल प्रेशर। वही बात है कि वो अपनी वाइफ्स को छोड़ जाते हैं रूरल एरियाज़ में, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फिजिकल प्रेशर और मेंटल प्रेशर पड़ता है फीमेल्स के ऊपर। माइग्रेशन ऑफ वीमेन आइदर फॉर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट एनहांस देयर ऑटोनॉमी एंड रोल इन द इकोनॉमी। देखो जहाँ महिलाएं अगर वर्क एम्प्लॉयमेंट के लिए अर्बन एरियाज़ में जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी ऑटोनॉमी बढ़ती है, उनकी खुद की स्वायत्ता बढ़ती है ना, और उनकी जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से उनकी इकोनॉमी में उनका रोल बढ़ता है, भारत जैसे देश की इकोनॉमी में उनका रोल बढ़ता है। लेकिन फिर भी बट ऑल्सो इंक्रीज देयर वल्नरेबिलिटी, तो कहीं ना कहीं वो वल्नरेबिलिटी भी उनकी बढ़ जाती है, क्योंकि देखो आप जो अर्बन एरियाज़ में हैं वो वहाँ पर बहुत सी ऐसी एंटी फीमेल एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको वल्नरेबल बना देती है, जैसे चेन स्नैचिंग है, इसके अलावा कुछ फिज़िकल एब्यूज़ है, मेंटल एब्यूज़ है, इमोशनल एब्यूज़ है, वो बहुत सी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे दिया हुआ है कि वो वल्नरेबल भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इफ़ रेमिटेंस आर द मेजर बेनिफिट, देखो मैंने वहाँ पे आपको बताया कि रेमिटेंस का फ़ायदा तो है, आपने यहाँ देख लिया, लेकिन अब इसका एक्चुअल नुकसान बहुत बड़ा है, वो देखो क्या है। इफ़ रेमिटेंस आर द मेजर बेनिफिट ऑफ द माइग्रेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोर्स रीजन, देखो अगर हम मान लें कि सोर्स रीजन पे बहुत ज़्यादा रेमिटेंस आता है, जहाँ से वो लोग माइग्रेट करते हैं वहाँ पे वो पैसा भेजते हैं, वो माइग्रेट आता है भाई पैसा, सही बात है। द लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पर्टिकुलरली हाई स्किल्ड पीपल इज़ द मोस्ट सीरियस कॉस्ट। अब ये किस कॉस्ट पर आता है, देखो हमारे इतने स्किल्ड लोग जो है यहाँ से चले जाते हैं, जैसे अगर हम बात करें सुंदर पिचई है, सत्य नडेला है, तो ऐसे जो इतने स्किल्ड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, अगर ये लोग भारत में अगर काम करते तो ये भारत में कितना बड़ा इकोनॉमी को फ़ायदा करते, लेकिन ये लोग वहाँ की इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा कर रहे हैं, यहाँ पर तो वो 10% भी नहीं भेज रहे। तो ये चीज़ है कि रेमिटेंस कहीं ना कहीं बेनिफिट तो देता है भारत को, आता है भारत में, लेकिन अगर यही लोग अगर यहाँ होते तो ये भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल निभाते, तो ये चीज़ भी है कहीं ना कहीं।
The market for advanced skill has become truly a global market, and the most dynamic industrial economies are admitting and recruiting significant proportion of the highly trained professionals for poor regions. अब देखो जितनी भी एडवांस जो ग्लोबल मार्केट है उनको स्किल चाहिए, उनको स्किल्ड लेबर चाहिए हर तरह से। अब उनको वो चाहे छोटे से गांव में मिले चाहे कहीं मिले, और वो ऐसे स्किल्ड लेबर्स को बुलाते हैं। आप कई बार अखबार में सुनते होगे कि भाई किसान के बेटे को गूगल से ऑफ़र आया, इसके बेटे को उससे ऑफ़र आया, तो वो उनको ऐसे स्किल्ड लेबर चाहिए और वो ढूंढते हैं ऐसे ऐसे स्किल लेबर कि उनको मिले, ग्लोबल मार्केट में वो लोग आएँ और हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, कंसिक्वेंटली द एग्जिस्टिंग अंडर डेवलपमेंट इन द सोर्स रीजन गेट्स री इन्फोर्स। अब इसका कारण क्या, इससे क्या होता है, इसी तरह से अगर हमारा स्किल्ड लेबर जाता रहेगा, है ना, तो ये हमारी जो है हमारे को अंडर डेवलप करता जाएगा। अगर इसको इन्फोर्स करता रहेंगे, अगर इसी तरह से ये लागू होता रहेगा, इसी तरह से हमारे जो इतनी स्किलफुल लेबर है अगर बाहर जाती रहेगी, तो ये देश के लिए कहीं ना कहीं नुकसान है और हमको अंडर डेवलप में वो डालता है। तो ये था आपका आज पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है, और कोशिश करूँगा मैं मंडे से आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूँगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।